हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बारे में। अब फाइनली इतने सारे जो घटनाक्रम हमारे देश में चले, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब से ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा है इसको देखा। अब क्या होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनकी सरकार और जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, अब वो बौखलाएंगे इसलिए क्योंकि इतने सारे घटनाक्रम को लेते हुए अब एक तरीके से क्या हो रहा था, ये जो देश का पॉलिटिकल बबल था ना, अब ये फटने वाला था। पॉलिटिकल बबल कैसे, मतलब चुनौतियां और झंझटें एक हों तो चलो बंदा संभाल भी ले, इतनी सारी हर जगह से। और फिर यहाँ पर हमने ये देखा था सबसे बड़ा एक घटनाक्रम कि जुडिशरी के साथ पंगे लेना, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की बात करना, केशवानंदा भारती केस का आना। और मतलब आप जुडिशरी को कमिटेड बनाने के लिए, चलो ब्यूरोक्रेसी तो चलो समझ में आता है कि आप भी एग्जीक्यूटिव हो। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या दोस्तों, दो मतलब होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ पॉलिटिकल एंगल में। 11th क्लास की पॉलिटी में वैसे गिवन होता है, हम लक्ष्मीकांत में भी आगे चल के इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, एग्जीक्यूटिव के ना दो मतलब होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना सरकार, तो सरकार मतलब कौन, सरकार बनी है मिनिस्टर से, राइट अर्पित, राइट। सरकार बनी है मिनिस्टर से। तो इन लोगों को कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, हम भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। पॉलिसी मेकिंग वगैरह अपने करियर में आगे चलकर करते हैं हम लोग, और हमें बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमें पॉलिसी मेकिंग, आप लोग मुझे ये बताइए, किसके लिए करनी पड़ती है और किसके साथ मिलकर करनी पड़ती है। क्या मैं अगर इसको बोलूं यहां पर मिनिस्टर्स, तो ये बात क्या गलत होगी? क्या अगर मैं यहां पर बात बोलूं सरकार, तो ये बात क्या गलत होगी? नहीं ना। मतलब हम भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही है, दोनों दोनों एग्जीक्यूटिव है, बस वो प्रॉपर अगर कोई डेजिग्नेशन थे हमें, हम नेता नहीं है, हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। हम जब रिटायर होंगे एज के हिसाब से, जो भी है, जब सेक्रेटरी वेक्रेटरी बनकर रिटायर होंगे, हम तभी होंगे। उसके बियॉन्ड हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम अगर चुनाव में नहीं आ पाए या पार्टी बदल गई तो हमें भी घर पे बैठना पड़ेगा उतने टाइम तक, नहीं। वी आर पॉलिटिकली ए न्यूट्रल एंड वी आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करना। तो वही वाली बात है कि हम लोग इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होते हैं। क्यों? सरकार की तरफ से कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम आती है, सेंट्रल लेवल पे वो अनाउंस होती है, स्टेट लेवल पे अनाउंस होती है। हम लोग पोस्टेड अपने डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ना, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हम लोग करते हैं कि नहीं करते उनकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट वगैरह, बताओ। जो ऊपर से पॉलिसी बनकर आती है ग्राउंड लेवल पे, डिसेंट्रलाइज लेवल से उनको इंप्लीमेंट करना। यानी कि अगर कोई पेड़ है तो ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको जड़ों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है कि नहीं है देश में। अब सरकार ने इसको तो कमिटेड बना लिया उस टाइम पर, लेकिन ये नहीं सोचा था किसी ने कि जुडिशरी को भी कमिटेड बना लिया जाएगा। क्या करा था इंदिरा गांधी जी ने, सुपरसीड कर दिया था जजेस का। कितने जजेस थे जो लाइन में बैठे हुए थे सीनियर, कितनों को हटा के जस्टिस एन रे को चुना गया था? 3, है ना। अब यानी कि एक बात आप सबको समझ में आ रही है कि अर्पित, इसमें पॉलिटिकल समस्या काफी ज्यादा थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने और उनकी सरकार के सामने। अब अगर इसके बियॉन्ड कोई भी चीज को अगर छुआ जाता है इनके द्वारा देश में, किसी भी टॉपिक को, किसी भी मुद्दे को, तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ स्ट्राइक्स वगैरह ये सब चल रही हैं, तो नौबत यहां तक नहीं पहुंच सकती है, बताना मैं इस बात के दंगे हो जाएं देश में या फिर कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां होने लग जाएं। और वैसे भी इतनी सारी जो समस्या जो उत्पन्न हुई, क्या एक को भी संभाल पाई इंदिरा गांधी जी उनकी सरकार? अर्पित बताओ, किसी को भी संभाल पाई? ये सारे के सारे जो परेशानियां हैं इस टाइम पर एक साथ नहीं खुल गई है सौगंधा, बताना जरा, है कि नहीं समक्ष, बताओ। कुछ कंट्रोल में है क्या इनके, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो? और कोर्ट ने कैसे बेइज्जत करा, हाई कोर्ट ने, याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बात करी थी कि ये क्लाइमेक्स था इनके कन्फ्रंटेशन का, कि हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शंस को इनवैलिड करार दे दिया था।
तो यानी कि डायरेक्ट टसल चल रही है, डायरेक्ट टसल चल रही है जुडिशरी वर्सेस पीएम के बीच में। यहां पर एक ब्लेम भी इनके ऊपर लगाया जाएगा, हम उसको राइट कंटेक्स्ट के अंदर देखेंगे, ऐसा नहीं आप कहीं पर भी लिख कर आ जाओ। जैसे गूंगी गुड़िया हमने राइट कंटेक्स्ट में ये फ्रेज देखा था, ऐसे ही एक ब्लेम लगेगा इनके ऊपर, डेट इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। That means she is running a government which is showing that it is a one man show या वन वुमेन शो। वन मैन शो क्या होता है, एक बार बताओ, कभी भी हमको युद्ध जीतते हैं आर्मी वाले, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि हम किसी एक पर्सन की वजह से, एक सोल्जर की वजह से, एक सैनिक की वजह से युद्ध जीत गए हम लोग? कभी बोलते हैं ऐसे आर्मी वाले? वन मैन शो होता है क्या आर्मी में? सबका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सुगंधा, फुटबॉल किसी एक पर्सन की वजह से जीता जाता है? सबका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं इंपॉर्टेंट? वन मैन शो नहीं होता टीम में, ग्रुप्स में, है ना, जहां पर आपका सबका कंट्रीब्यूशन, सबकी सहमति चाहिए होती है, सबका योगदान चाहिए होता है। लेकिन यहां पर हमारा पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो कुछ ऐसे ही दिख रहा था, दैट इट इज अ वन मैन शो, वन वेमेन शो। वेमेन शो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शी वॉज अ लेडी प्राइम मिनिस्टर। और एक ही आरोप लगा था दैट इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जो हमारा देश है वो चेहरा है इन टर्म्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी, एंड श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद एक चेहरा है जिससे मिलकर हिंदुस्तान बन रहा है। इतनी मतलब ये दिस शोज कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। मैं इस बुक को इसलिए डिटेल में इसलिए इतना करवा रहा हूँ बिकॉज आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, ताकि PSIR वगैरह में या फिर GS पेपर 2 में। मैं 2 की बात इसलिए करी है मैंने जानबूझ के, आप कहोगे ये तो 1 का पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1 में क्वेश्चन इससे भले ही कम निकले, लेकिन 2 के लिए आंसर बहुत अच्छे लिखने को मिल जाएंगे। और जो PSIR है, जहाँ पर आप पॉलिटिशियंस का नेम, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स का नेम जहाँ पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस की एक ओपन फील्ड है जहाँ पर हम सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये चीज़ आपकी प्रीलिम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। 12 जून 1975, 12 जून 1975 को क्या हुआ, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये वाली बात छोड़ी थी कि हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस को इनवैलिड। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, यहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको दखल अंदाजी करता हुआ नहीं दिख रहा है वैसे, हालांकि वो मुद्दा गई हाई कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी दखल अंदाजी करता नहीं दिख रहा है। यहां पर क्यों? वेरी गुड। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, मतलब ईशा अगर इतना मतलब ये वाली लाइन ना लिखकर चीफ जस्टिस वगैरह थोड़ा सा और लगेगा एग्जाम में कि हम IAS का पेपर दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इस टाइम पर जुडिशरी कमिटेड थी अर्पित, है ना, है ना? तो ये चीज़ है। उसके बाद 12 जून 1975 को क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इस प्रकार के क्वेश्चन ना, अब जैसे ये जो यूपी वगैरह की कोई भी चीज़ें अगर आती है ना, तो आप इसको मान लिया करो ये यूपी PSC में काफ़ी काम की होती हैं, एक्सट्रीमली फैक्चुअल मतलब चीज़ें, कि जैसे अब UPSC में या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस को इनवैलिड करार दिया था, उनका उन जस्टिस का क्या नाम था। लेकिन अनुज, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं यूपी में, है ना? तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। अब इसी के लिए अनुज एक बात बताओ, लोग लूसेंट वगैरह या फालतू की GK वगैरह पढ़ते रहते हैं, NCERT में ही सारा का सारा कोई घटनाक्रम समझ ले तो वैसे ही कवर हो जाए उसका। तो ठीक है, तो 12 जून 1975 में क्या हुआ, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने एक जजमेंट डिक्लेयर करी, ठीक है, कि इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शन है लोकसभा में वो इनवैलिड है।
ये ऑर्डर इनके पास आया था, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई थी कि इन्होंने चीटिंग से, धांधलेबाजी से चुनाव लड़े हैं और ऐसे करके जीती हैं, लोकसभा में एमपी बनी है। एक सोशलिस्ट लीडर था, राज नारायण। इस बंदे का नाम याद रखना, और आप प्रधानमंत्री एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। मतलब एक, जैसे वो नहीं होते, मतलब गरम दल का एक नेता होगा, मतलब चिढ़ता होगा इंदिरा गांधी जी से, इसने फाइल कर दी एक पिटीशन। ठीक है। अब यहां से एक बात और निकल कर आती है, जैसे स्टेट पीएससी हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये अभी यूपीएससी के लिहाज से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट पीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, बेसिक क्वेश्चन तो यही बन सकता है, हमें पता होना चाहिए हमारे देश में एक बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, वो कब लगी है? 12 जून 1975। ठीक है। किसने डिक्लेयर करी? जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने डिक्लेयर कर दी। कौन से कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर करी गई? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर करी गई। अब यहां पर वैसे तो जनता जानती है, हमारे देश में हर एक, आप में से जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस फैमिली का, ये जो गांधी फैमिली का जो जड़ है वो यूपी है। राइट अर्पित, है ना? लेकिन एग्जाम में फिर भी चलो ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि सारे नॉर्थ इंडियंस ही आप लोग पेपर दे रहे हैं। आप में से जैसे बिस्म है वो ईस्ट इंडिया से है, सौगंधा है वो भी ईस्ट इंडिया से है। तो यहां पर क्या निकल कर आता है कि अगर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शंस कहां से कंटेस्ट करे होंगे उस टाइम पर? यूपी से। हाँ वही इनके, हाँ अमेठी रायबरेली इनका गढ़ है ना? इस बार लेकिन ये लोग मेरे ख्याल से वहां से भी हार गए, आई थिंक, है ना? है ना? तो दिस ऑर्डर केम ऑन अ पिटीशन, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करी गई थी राज नारायण के द्वारा। और राज नारायण ने क्या बोला इस पिटीशन में कि धांधलेबाजी से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन फेयर ग्राउंड पे हुए नहीं है, और इलेक्शन के रिजल्ट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट करे गए हैं कि आराम से एमपी बन गई हैं। ठीक है। और ये वो पर्सन था जिसने 1971 में जब चुनाव हुए थे ना, याद है बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पर जब इंदिरा गांधी जी की वाहवाही हो रही थी, है ना? तो ये वो था पर्सन जिसने, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं कह सकते, सांसद बनने के लिए उनके अगेंस्ट। ठीक है। द पिटीशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी, किस ग्राउंड्स पे? कि इन्होंने ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज को यूज करा था। अब यहां पर ये वाली बात क्या है? यहां पर ये वाली बात है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ओके, अपने इलेक्शन में इसको यूज करा। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं किसी हाई डेजिग्नेशन का पर्सन हूं या मैं बड़ा पावरफुल हूं और आईएएस जो अफसर है वो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे से डरते हैं, किसी रीजन में, किसी स्टेट में मेरा बोलबाला है, मेरा दबदबा है, ऐसा हो सकता है ना कि मैं अफसरों को या पुलिस मशीनरी को इस चीज से यूज करूं कि ऑपोजिशन पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दो, आरोप लगा दो, है ना? या फिर क्या कहते हैं, चुनाव करने इनको मत आने दो कैसे भी करके। मतलब अब ये वाली बात क्या है कि आज आपको सुन के थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ये वाली बात दोस्तों 1975 में जाकर हो रही है, जब मीडिया इतनी हावी नहीं थी। ठीक है। हर जगह रिपोर्टिंग नहीं हो सकती थी, बंदा हर जगह कैमरा निकालकर एकदम से वीडियो नहीं बना सकता था, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं था। ठीक है। मतलब बहुत सारी बातें ना एक पर्दे के पीछे भी चलती थी। ये वो वाला जमाना है। ये आरोप लगा इनके ऊपर, ये पिटीशन गई। ठीक है। और कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट करा। हाई कोर्ट की जजमेंट आती है। हाई कोर्ट ने ये बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ये जजमेंट पास करी गई थी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी के द्वारा। उन्होंने बोला डेट लीगली अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही हैं, सांसद नहीं रही हैं। ठीक है। एंड शी कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, अब ये प्रधानमंत्री नहीं रह सकती हैं अनटिल एंड अनलेस। आपको पता है ना कि अगर कोई पर्सन एमपी नहीं भी है तो वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, प्रधानमंत्री रह सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी किसी भी हाउस के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप क्या कहते हैं, प्रूव करनी पड़ेगी कि वो एमपी है। राइट? ये वाली बात आई थिंक आप लोग जानते होंगे। प्रक्रिया क्या होती है जिसको नहीं पता, सौगंधा, अगर आप प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त होना चाहो ना,
तो आप आराम से बन जाओगे। आप कहोगे मैं तो एमपी नहीं हूं सर, 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा दैट यू शुड प्रूव योर मेजोर, मतलब क्या कहते हैं, आप एमपी बनो इन इधर लोकसभा और राज्यसभा। 6 महीने का टाइम मिलेगा, 6 महीने तक आप प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हो। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस एक बार वो फिर से इलेक्ट होकर ना आ जाए एज अ एमपी विद इन 6 मंथ्स, देखो आ गई ना ये वाली बात, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से, विद इन 6 मंथ्स। क्या हुआ, 12 जून की डेट है ना, 12 दिन ही और बीते थे, 12 + 12, हाँ हाँ इस बार 24। तो 24 जून को क्या हुआ, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर पार्शियल स्टे लगा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों कूद रहा है, कौन है इसके पीछे? कमिटेड जुडिशरी एंड जस्टिस, और ए एंड ए छोटे मोटे जज नहीं है। कौन है वो स्टैंपर इंडिया में, जिनको बनाने वाला भगवान कौन उनका, देवी, देवी है ना। ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब यहां से आप लोग एक काम करना, ये जो लाइन है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि लक्ष्मीकांत पे क्रिस्टल क्लियर नहीं दे रखे होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट या फिर कभी पेपर के अंदर आ जाती है और हम वहां पर बैठ के सोचने लग जाते हैं, या फिर हमें लक्ष्मीकांत का वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही होती है, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट हेल्प कर देंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक उठाकर नहीं होते क्लियर। आप ये चीज कहीं पर नोट डाउन कर लेना, या लक्ष्मीकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में जाकर इसको लिख देना कहीं स्टिकी नोट वगैरह लगाकर, कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर हाई कोर्ट बड़े से बड़ा डिसीजन ले तो सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन पर स्टे लगा सकता है। हालांकि अपने अपने रिस्पेक्टिव एरेनाज में दोनों कोर्ट सुप्रीम होते हैं। जैसे जुडी वो उसको ही देख लो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 32 का यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और 226 आर्टिकल ये कहता है आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन अब यहां पर ये वाली चीज आ गई ना, तो आपको अगर ये एप्लीकेशन बेस्ड आए ना, तो आपको बैठ के ये नहीं सोचना है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, यार अब याद नहीं आ रहा लक्ष्मीकांत में पता नहीं ऐसी कोई पावर थी कि नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। आप इसको याद करो कि नहीं यार मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस में सुन रखा है, ऐसा हुआ तो था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ। इसलिए पॉलिटी के कुछ स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से और कुछ जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं ना आजकल, इसलिए स्टूडेंट का वो टाइम वेस्ट बहुत करवाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता और वो अपनी रिकॉलिंग पावर पे शक करते हैं। बात यहां पर घुमा फिरा के वही हो जाती है, जब पूरी कहानी जानोगे तो कैरेक्टर के बारे में आराम से बता पाओगे, कैरेक्टर को जानने के बाद कभी कहानी नहीं बना सकते। ये चीज ऐड कर लेना ये वाली लाइन की, यस सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट कैन पुट अप स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर। ये चीज लिख लेना लक्ष्मीकांत में जाकर, ठीक है। जब तक इनकी अपील डिसाइड नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक इनकी अपील डिसाइड नहीं होती वो एमपी रह सकती हैं, बस लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेंगी। अब पार्ट नहीं लेंगी इसका मतलब कुछ भी, मतलब जा नहीं सकती इसका मतलब है ना, वोट नहीं कर सकती हैं, राइट। अब क्या हुआ, यहां पर किसके रास्ते पूरी तरीके से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं हमें? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के। किसका सपना छिनता हुआ हमें दिख रहा है यहां पर, कि अगर कोर्ट में केस ही लटक ही कह रहे हैं तरीके से, बताओ जरा, अब इसमें कोई क्रिस्टल क्लियर सुनवाई दी क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ने, या हाई कोर्ट ने क्या मतलब माफी दे दी है, मतलब ऐसा कुछ करके बताओ। इनको कैसे भी करके क्या आगे वाले टाइम में प्रूव करना पड़ेगा हमारे देश में, हालत किस बात को लेकर इनकी खराब है, इनको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, एमपी। भले ही पार्शियल स्टे मिल गया, पार्शियल स्टे का मतलब ये होता है कि चैन से घर पे बैठ जाओ, बताओ अनुज के पर्सन को आराम से अब तो रिलैक्स है, अब तो कुछ नहीं होना मेरा, ये होता है पार्शियल स्टे का मतलब।
एक असमंजस तो रहती है ना दिमाग के अंदर पार्शियल स्टे में भी, है ना। हाँ, अब जैसे अर्पित बताओ किसी को फांसी की सजा हो गई, लेकिन चलो मान लो हायर कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया, तो इसका मतलब ये वो बच गया फांसी की सजा से, टेंशन तो रहेगी ना उसको। बिल्कुल। तो अब इनको ये पता था कि इनकी कौन सी गद्दी छिलने वाली है, कैसे ना कैसे करके, या खतरा किस पे मंडरा रहा है, या सनी की साढ़े साढ़े साथी किस पे भारी है, इनके प्राइम मिनिस्टरशिप पे, है ना, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। अब क्या हुआ, ये इनके लिए एक बड़ा क्राइसिस था, और इसको रिस्पॉन्ड इन्होंने कैसे करा। अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था हमारे देश में। दिस वॉज अ टाइम फॉर बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म था, और चुनावी माहौल नहीं कहना चाहिए, राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म था। ऑपोजिशन पार्टीज जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी कहते हैं, इन्होंने कहां पर मदद करी थी स्टूडेंट्स की, छात्रों की, कहां पर मूवमेंट चलाई थी, बिहार में। और क्या सरकार को पलटवा दिया था बिल्कुल वहां पर, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, है ना। इन्होंने स्टूडेंट्स को क्या क्या कर वो करा था, सबसे बड़ा दिलासा इन्होंने क्या ली थी स्टूडेंट से, कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा अगर तुम वो करोगे, क्या करोगे, वॉरेंट्स। तो अपोजिशन पार्टीज जो जयप्रकाश नारायण जिनको लीड कर रहे थे, ये सारे के सारे अब आकर ना इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट आकर खड़े होने लग गए दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में। इस चैप्टर के अंदर आपने ये चीज देखी जरा ईशा, नोटिस करी मिस भाई ये वाली चीज आपने, कि ये लेडी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये हर जगह से खतरों से नहीं घिरी हुई है, बताना जरा। सारी चुनौतियां एक साथ हावी नहीं है। जैसे एक घर की हाउसवाइफ होती है, उसको काम भी करना है, अगर वो वर्किंग भी है तब आके रोटी बनानी है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, काम करवाना है, जैसे मतलब भागते हो, जैसे मतलब मान लो इमेजिन करते हो, एक इमेजिन करो कि हाउसवाइफ इधर उधर, या घर की एक लेडी भाग रही है इधर उधर। अब इतना कुछ हो रहा था अर्पित, तो उसमें से एक बात ये और आ गई कि इंदिरा गांधी जी की रेजिग्नेशन के लिए बड़ी सारी ऑपोजिशन पार्टीज मैसिव लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। रामलीला ग्राउंड में अभी तक प्रदर्शन होते थे, अब जाकर इस पे बैन लगा दिया गया जंतर मंतर और रामलीला वगैरह पे, आपको परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज की। और ये वाली बात कब हुई, 25 जून 1975। जेपी ने अनाउंस करा पूरे देश में देयर शुड बी अ नेशन वाइड सत्याग्रह इनके रेजिग्नेशन के लिए। और इन्होंने, अब ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, यही ग्राउंड बनेगा इमरजेंसी को लगाने का श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इन्होंने जब ये रामलीला ग्राउंड में नारेबाजी कर रहे थे ना, और जब इन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह अनाउंस कर दी 25 जून 1975 की शाम को अर्पित, तो इन्होंने वहां से एक नारा दे दिया, पूरे देश में ये वाली चीज फैल गई। इन्होंने बोला, हे आर्मी के जवानों, हे नेवी, हे एयरफोर्स के जवानों, सारे पुलिस अधिकारियों और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आप इनकी चापलूसी करके क्या कर लेंगे, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप अपने कद की, अपने सर्विस की मान मर्यादा का ख्याल रखें, और इनके इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को कतई पालन ना करें, इनके हर एक ऑर्डर को डिनाई करें। जेपी के ऊपर, मतलब हालांकि अभी कोई केस तो चल नहीं सकता इनके ऊपर, लेकिन इनके ऊपर एक बातूनी आरोप यह लगाया कांग्रेस के लोगों ने कि ये, अब प्रधानमंत्री जो भी कहे वो मानना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना, ये करना पड़ेगा, बताओ, ये प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है, बताओ। मैं अगर एक आईपीएस अधिकारी हूं, और अगर मैंने अपने गार्ड्स से बोला, या Z+ सिक्योरिटी अगर मिल रखी है, अगर मैंने बोला कि शूट, तो वो शूट का मतलब क्या, मजाक है क्या, वो शूट नहीं करेंगे क्या। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, सही से बोलो ना, शूट। सर्विसेज में क्या ऐसा होता है, अगर एक आर्मी के कमांडर ब्रिगेडियर ने अगर मतलब मान लो अर्पित सिविलियंस के ऊपर ये बोला कि इनको शूट करो AK-47 से, तो वो ये क्या रुक जाएंगे आर्मी के जवान, क्या करना पड़ेगा ना, आपको पता नहीं प्रोटोकॉल होता है वहां पर, मॉरलिटी इमोरलिटी चेक करना ये जवानों का काम नहीं है ना, कमांड मानना उनका काम होता है। आप ये चेक नहीं कर सकते वहां पर, यही तो सर्विस में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है इन लोगों को। अच्छे बुरे की समझ तुम अपने दिमाग में मत रखो, वो अफसर डिसाइड कर लेगा, तुम कमांड को फॉलो करोगे बस। हाँ।
बल्कि नहीं करा ना, अगर भले ही वो कितना भी इमोरल एक्ट था, तो सर्विस हो सकता है, चले सर्विस चली जाए हाथ से। बताओ गलत करे, और फिर उसके लिए भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, नहीं हो सकता? है ना? अब क्या हुआ, इसको ग्राउंड बना लिया इंदिरा गांधी जी ने। अब इनको कुछ रीजन तो मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने ना ये इसको ग्राउंड बना लिया समक्ष, ये बोलकर कि आर्मी, पुलिस और क्या कहते हैं सरकारी अधिकारियों को भड़काने की कोशिश करी है जेपी ने, और प्रधानमंत्री जी के ऑर्डर को वो ना माने, इस चीज का क्या कहते हैं इस चीज का भड़काऊ भाषण दिया इन्होंने, जेपी ने और दूसरे अपोजिशन पार्टीज ने। अभी तक ये पार्वती थी, दुर्गा थी, अब इनके अंदर काली जागेगी। इन्होंने बोला ये सारी चीजें जो है, दिस टू थ्रेटन द मतलब दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल। ये कांग्रेस लोगों का बोलना था कि अपोजिशन पार्टी ये चाह रही है कि सरकार जो है वो रुक जाए चलने से, प्रधानमंत्री जी के ऑर्डर को कोई मानेगा नहीं तो देश कैसे चलेगा, देश में हालात अच्छे ना बनाने की इनके तौर तरीके हैं, रणनीति हैं अपोजिशन पार्टीज की। और बात ये थी कि अभी इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी कुछ भी बोल लें, कांग्रेस कुछ भी बोल लें, लेकिन देश का जो पॉलिटिकल मूड था ना, वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही था, और इतना था कि इससे पहले कभी इतना ज्यादा अगेंस्ट नहीं था कांग्रेस के अगेंस्ट मूड। सरकार का सिर्फ एक ही डिसीजन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को एक मीटिंग बुलाई। 15 मिनट ये मीटिंग चली, 15 मिनट। अब ये 15 मिनट क्यों चली? इस मीटिंग में बंद दरवाजे के अंदर, हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सभी मंत्री जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें, या फिर ये बोल सके कि मैडम ये क्या करने जा रही, मैडम साहिबा ये क्या करने जा रही हैं आप। उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, और उन्होंने, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुबह बुलाई थी इन्होंने ये मीटिंग उस दिन, और उसी दिन जेपी का नारा था। तो उन्होंने बोला लो, और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, हमें तो एक क्या कहते हैं ठोस वो भी मिल गया, एक प्रूफ मिल गया कि इमरजेंसी को लगाना क्यों वो है। ऑपोजिशन पार्टीज आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। जो ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, और जो ये भड़का रहे हैं आर्मी को, पुलिस प्रशासन को, सरकारी अधिकारियों को, कि हमारे ऑर्डर्स को डिफाई कर दो, देश चलेगा कैसे? 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने बोला दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आपको ये वाली बात वैसे पता है, बाद में ये वाला शब्द ना हट गया है, अब ये आर्टिकल 352 को लगाने के लिए, ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? मतलब किसी जगह पर अगर जाट गुज्जरों की लड़ाई हो रही है तो वहां पर इमरजेंसी लग जाएगी इस ग्राउंड पे। चार लोग आपस में अगर लड़ रहे हैं, किसी ने गोली चला दी, हवा में फायरिंग कर दी, तो क्या देश में इमरजेंसी लग जाएगी? इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है? ट्रैफिक जाम का चक्का जाम हो गया और दो लोगों के बीच में लड़ाई होने लग गई, तू मैं होने लग गई, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, एक गाड़ी होल्ड नहीं कर पा रही, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही वहां से, तो ये क्या इंटरनल, ये क्या इमरजेंसी लग जाएगी? इसको वर्ड को रिप्लेस करके बाद में हम देखेंगे, हालांकि जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है तब इंटरनल डिस्टर्बेंस अब वर्ड यूज नहीं होता आर्टिकल 352 के लिए। इसको यहीं नोट डाउन कर लेना, अब वर्ड यूज होता है आर्म्ड रेबेलियन। जब तक बंदूकें लेकर सड़कों पर कोई ना उतरे और उस बंदूकों के या हथियारों के डर के दम पर कानूनी व्यवस्था चरमराए ना, तब तक वो इमरजेंसी का ग्राउंड नहीं बन सकता अंडर आर्टिकल 352। यहां पर बात अगर हो रही है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 होता है प्रेसिडेंट रूल, है ना, और आर्टिकल 360 क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से कौन सी इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं लगी?
360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है क्या हमारे देश में, कभी बताओ? ये चीज है। ओके, फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, अब तो आर्म्ड रेबिलियन वर्ड यूज होता है, वो हम देखेंगे, अभी 44th अमेंडमेंट आया नहीं, अभी तो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं 25 जून 1975 के दिन पे, ठीक है, जब ये प्रोविजन होता था, थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस प्रोविजन को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 352 ये माना जाता था, गवर्नमेंट जो है इट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब यहां पर कोई एक्सटर्नल थ्रेट तो है नहीं, दूसरी कंट्री से तो युद्ध हुआ नहीं है हमारा, हालत कहां पर खराब है, दूसरी कंट्री के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर बॉर्डर पे तनाव है, या फिर इंटरनली कुछ खराबी है, इंटरनली है ना, तो दोनों ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, याद रखना। एक्सटर्नल थ्रेट जब हमारा वॉर वगैरह हो जाए, या थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इनमें से ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट या थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस कौन से ग्राउंड पे लगाई गई इमरजेंसी, या दोनों, या दोनों इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अब ये वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों हाईलाइट करा है, मैं जैसा कि बोलता हूं हाईलाइट को ये मजाक मत समझा करो, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में मार्क करता हूं। ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट अगर आ जाए आपको, हालांकि 352 के अंदर ये दोनों बातें यूज होती है, उस टाइम पर होती थी, तो अगर आपको आ जाए ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इनमें से हमारे देश में जब 1975 की इमरजेंसी लगी थी, तो कौन से ग्राउंड्स को यूज करा गया था अंडर आर्टिकल 352? तो अगर ऑप्शन आ जाए 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2, तो आप क्या बोलोगे? 2 ओनली, थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। लोगों को ये वाली बातें भी नहीं पता होती है। अब यही तो चीज है, पूरा इमरजेंसी का आपने टॉपिक पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, हर जगह से। हमारे देश में जून 25 1975 की इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स पे लगी थी, ये लक्ष्मीकांत थोड़ी ना बता देगा। और यहीं पर फिर लोगों को डाउट हो जाता है, पूरी लक्ष्मीकांत करने के बाद भी हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक नहीं हो पा रहे। इन दोनों पे लग सकता है, क्योंकि इन दोनों पे लगाया जा सकता है, आर्टिकल 352 की टोन है ये, लेकिन इस टाइम पर जून 1975 के अंदर जो यूज करा गया जो ग्राउंड, वो थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस को यूज करा गया, पहला वाला प्रोविजन नहीं। ये चीज है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला इस थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस को यूज करते हुए, कि एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्राइसिस आ पड़ा है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी। अगर आप प्रधानमंत्री एपिसोड देखोगे ना, तो वहां पर एक चीज आएगी, ऑल इंडिया रेडियो पे उस टाइम पर अनाउंसमेंट करी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आपातकालीन बोला जाता है, आई थिंक इसे यही बोला था उन्होंने, जहां तक मुझे याद है उस एपिसोड में, रियल आवाज है उनकी उसमें, उन एपिसोड्स में, प्रधानमंत्री एपिसोड्स में आपातकालीन डिक्लेयर हो चुकी है अंडर आर्टिकल 352, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, नथिंग टू पैनिक, ये उन्होंने बोला, कुछ घबराने की बात नहीं है। अब घबराने की बात उन्होंने मुंह से तो बोलती, देखते हैं किस किस के पसीने छूटेंगे और किस किस की सूसू छूटेगी इस टाइम पर। टेक्निकली स्पीकिंग दिस वॉज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये चीज अपने दायरे के अंदर करी है, सरकार के पास पूरी पूरी पावर होती है ऐसा करने की, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज गिवन है कि कुछ स्पेशल पावर जो है वो सरकार को दी जा सकती है एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। और इमरजेंसी डिक्लेयर करना क्या सरकार के हाथ में है? जी हां, बिल्कुल है। इन्होंने संविधान के दायरों के बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं करा है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर, इवेंट पर ये देखेंगे कि संविधान की, कानूनों की या प्रोविजन की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं कि नहीं उड़ाई हैं। ये इस टाइम पर आपको एक सीन दिख रहा है, ये कार्टून जो है, फ्यू डेज बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को एक भनक लग गई थी कि पॉलिटिकल क्राइसिस आ पड़ा है। जो कुर्सी के पीछे जो उनकी संभाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टे ऑर्डर, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बचा लिया इनको, ठीक है, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट है
उस टाइम के डी के बारुआ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अलग से निकल सकता है स्टेट पीएससी में कि इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। क्या नाम, क्या आंसर होगा उसका? डी के बारुआ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टे ऑर्डर, ये जो कुर्सी पर इतने रिलैक्स होकर बैठी हुई, किसकी वजह से? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था किसके ऑर्डर पर? हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। और ये जो आपको सामने लोग दिख रहे हैं, ये क्या है? ये देश का पॉलिटिकल माहौल है, पूरा माहौल ये इनके अगेंस्ट, लोग, अपोजिशन पार्टी, जेपी, नारे और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या आरोप नहीं लगे इनके ऊपर, जुडिशरी मशीनरी इनके खिलाफ, सब कुछ इनके खिलाफ। ये आराम से पानी में बैठी हुई है पैर ऊपर करके। और ये जो पानी है, ठीक है, ये जो कुर्सी है इनकी, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन ये जानती हैं कब तक ही, मतलब ये जो लहरें हैं बचाएंगी इनको। तो ये इनके चेहरे पर हल्का सा भी तनाव या डर इसलिए नहीं दिख रहा इसके यहाँ पर, क्योंकि ये जानती हैं कि बेटा पीछे से जब पॉलिटिकल क्राइसिस की लहरें मेरी तरफ से जब आएंगी ना, तो तुम सब बह जाओगे। और देखते हैं इन्होंने क्या, जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पसीने और सूसू कैसे छुटवाई दूसरों की, वो देखते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी यहां पर बेसिक पॉलिटी की बात कर लेते हैं कि जनरल हमारे देश में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। पॉलिटी का सिनेरियो होता क्या है जब इमरजेंसी, आपातकालीन डिक्लेयर होता है, ठीक है, उसकी जब कंडीशंस बनती हैं। एक बार जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना ना प्रेसिडेंट के अधिकार में होता है। इन्होंने राष्ट्रपति को बोला था उस टाइम पर। 25 जून 1975 को हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, ये डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है, बस जो सामने आकर, देश के सामने आकर, टीवी के सामने आकर जो ये चीज बोलता है, वो राष्ट्रपति बोलता है। आप कहोगे अभी तो आप बोल रहे थे ऑल इंडिया रेडियो पे प्रधानमंत्री जी हैं, सरकार उनकी है, सरकारी व्यवस्था उनकी है, तो एक बारी प्रधानमंत्री जी भी आके ऑब्वियस सी बात है जस्टिफाई करेंगे देश को, क्योंकि देश का आदमी उल्लू नहीं है। वो जानता है कि राष्ट्रपति तो सिर्फ डिक्लेयर करने के लिए आए, जैसा उनको बोल दिया गया रट्टू तोता बनाकर, वैसा तो वो डिक्लेयर करके चलेगा, लेकिन ये डिसीजन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का होता है। तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारे देश में जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इंपोज करी, इमरजेंसी डिक्लेयर करी, प्रोक्लेम करी, उनका नाम था प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, जो फेडरल पावर्स होती हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकली सस्पेंड रहती हैं। फेडरल पावर्स मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? हमारे देश में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड कर रखे हैं, सेंट्रल पावर लॉ बना सकता है ओनली ऑन दोज आइटम विच आर गिवन इन द यूनियन लिस्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है ओनली ऑन द दो सब्जेक्ट्स एंड दोज आइटम्स विच आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। इसको कहते हैं फेडरल पावर, और जिसपे कोई भी डिसीजन नहीं है मिलकर बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कोई नया टॉपिक है तो उसको बोला जाता है रेसिड्यूरी पावर्स। जो कोई नया टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को एलियंस आ गए इंडिया में, अब फ्रीक्वेंटली आने लग गए, वो यूएफओ वगैरह उतरने लग गए। अब ये तो नया टॉपिक है, इसके बारे में कोई बात थोड़ी ना करता, कोई जानता थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले कोई भी नया टॉपिक आता है जो रेसिड्यूरी पावर्स का पार्ट होता है, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। मैं आपको पूरा बता देता हूं। यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलकर बनाएंगे, सेंट्रल प्लस स्टेट। एक होता है रेसिड्यूरी पावर्स की लिस्ट, इस पे फ्रेश टॉपिक, न्यू मुद्दे जिसके जो अभी तक किसी भी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाता है सेंटर। तो फेडरल पावर जो है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस ये जो है ये सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, और सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। सेम इस टाइम पर भी जून 1975 में भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हुआ। सेकेंडली, ये हम बेसिक पॉलिटी की बात पढ़ रहे हैं कि जनरल मतलब ऐसे ही चलता है पॉलिटी का माहौल। भले इमरजेंसी उस टाइम पे लगी थी या कभी भी लगे या कभी भी लग चुकी थी, ऐसा नहीं था वैसे कि कभी भी लग चुकी थी। पहली बार ऐसा था कि इस ग्राउंड पे लगी हो इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले ग्राउंड पर, आर्टिकल 352 को यूज करके। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें पॉलिटी की जनरल चीजें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज द अप्लाइड पॉलिटी। ओके, सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके बारे में हम भली भांति तरीके से जानते हैं, अभी हमने मौलिक अधिकारों का चैप्टर कंप्लीट करा था, है ना। लेकिन ये वाली चीज ना बाद में आई कि किसी भी राइट को सस्पेंड करा जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना एक बारी।
ठंडे दिमाग से मेरी बात एक बारी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। शुरू शुरू में इंटरनल डिस्टरबेंस का ग्राउंड यूज होता था, आर्म्ड रेबेलियन बाद में डाला गया। सिमिलरली जब पहली बार इमरजेंसी लगी तो ये माना गया कि सारे के सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करा जा सकता है। ये जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इसके बारे में बाद में चर्चा हुई। ओके, ये वाली बात याद रखना। तो फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा हुआ है, इट इज क्लियर डैट कि इमरजेंसी ने कोई भी नॉर्मल कंडीशन नहीं। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर कैसे ले ली गई है अंडर स्टेट लिस्ट कानून बनाने की, और मौलिक अधिकार कैसे सस्पेंड हो गए हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है जहां पर नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं वो नहीं टिकी रह सकती, वो नहीं फंक्शन कर सकती, क्योंकि सारी की सारी पावर्स और स्पेशल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, सरकार के हाथ में आ जाती है। तो 25 जून 1975 की रात को हुआ क्या, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड करा कि इंपोज कर दी जाए, प्रोक्लेम कर दी जाए इमरजेंसी। हमारे राष्ट्रपति जी को उस टाइम पर जो थे श्रीमान फखरुद्दीन अली अहमद जी, इन्होंने इमीडिएटली इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा। आफ्टर मिडनाइट क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक कदम था कि ये चीज अखबारों में अगले दिन ना आए। इस देश में सारे मेजर न्यूज़पेपर के ऑफिस की बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई। अब एक बात बताओ, जेपी का और अदर पॉलिटिकल पार्टीज का यह आरोप लगाना कि इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर रखा है, सरकारी सर्विसेज को यूज कर रखा है, सरकारी अफसरों को कमिटेड बना रखा है, क्या ये हो सकता है? खुद जाके काटी थी क्या इंदिरा गांधी जी ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, सारे इलेक्ट्रिसिटी सारी न्यूज़पेपर ऑफिस की? पॉसिबल है किसी एक पर्सन के लिए या किसी गिने चुने अफसरों के लिए? नहीं ना। तो इन द अर्ली मॉर्निंग लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर जो थे ऑपोजिशन पार्टीज के, इनको अरेस्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जी, इनको भी पुलिस उठाकर ले गई थी। और राइट टू अरेस्ट में क्या होता है कि आपको रीजन दिया जाता है ना अरेस्ट करने का, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर इन सब चीजों को कोई पालन नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि क्या चीज सस्पेंडेड है इस टाइम पर? और क्या 20 एंड 21 की भी कोई रिस्पेक्ट है अभी यहां पर, जब ये पहली बार लगी इमरजेंसी? नहीं, यहां पर कोई नहीं। मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार सारे गए, जो मर्जी कर सकती है सरकार। कैबिनेट को इन्फॉर्म करा गया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी, सुबह 6 बजे आ जाना। और मैं आपसे तो गलत बोल गया, सॉरी, 25 जून को तो ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह, जेपी वगैरह विरोध कर रहे थे। 25 जून को इन्होंने डिसाइड करा था, इन्होंने मीटिंग बुलाई और बोला 25 जून को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से कि अगले दिन इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देना, प्रोक्लेम कर देना। तो 26 जून का ही वो सुबह थी, 6 बजे से लेकर 6:15 तक, जैसे कि मैंने आपसे बोला। हाँ, मैंने ये प्रधानमंत्री एपिसोड में भी देखा था। 6 बजे से लेकर 6:15, 15 मिनट की मीटिंग हुई थी बस, ठीक है। और किसी का कोई, उनके मंत्रिमंडल में से किसी का कोई किंतु परंतु नहीं था इस डिसीजन पर, उन्होंने सबने मान लिया। एंड इमरजेंसी वॉज प्रोक्लेम्ड ऑन 26 जून 1975। अखबार में देखो, ये देखो, जयप्रकाश नारायण वगैरह इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? अभी तक तो हमने एक चीज देखी कि जो बिजली वगैरह थी वो काट ली गई। वाई न्यूज़पेपर उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम पर अगर आप जमाना अगर देखो तो डिजिटल मीडिया ज्यादा हावी था हमारे देश में। ज्यादातर लोग किसको प्रेफर करते थे, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया? प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया इज इक्वल टू मैगजीन्स एंड अखबार। बाद में ये विरोध करेंगे इस चीज का कि ये बाद में काफी टाइम तक फ्रंट पेज दो आता था अखबारों का, मैंने आपको बताया था, ब्लैंक बनाकर प्रिंट करते थे या फिर काला पेज कर देते थे उसको, कि सरकार ने हमें वैसे ही साइलेंट कर रखा है। कैबिनेट की बोलती बंद है इस टाइम पर, यहां पर देखो, कैबिनेट की बोलती बंद है। पूरा मंत्रिमंडल का कुछ नहीं कह सकता इंदिरा गांधी जी के सामने। भले ही इनकी, ये देख रहे हो पसीने छूट रहे हैं इनकी, यार ये क्या कर रही हैं ये। अब एक बात और बताता हूं, इन्होंने तो सिर्फ प्रेसिडेंट को ऐसे ही बोल दिया था ना कि इमरजेंसी को क्या है कि मतलब डिक्लेयर कर दो। ऐसे ही फोन करके बोल दिया होगा ना शाम को कि अगले दिन मैं मीटिंग बुलाऊंगी, तुम डिक्लेयर कर देना जैसे ही तुम्हें इन्फॉर्म करा जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद जी, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, शुड द प्रेसिडेंट हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। अब यह प्रोविजन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को राइटिंग में देना पड़ता है, आपको पता होगा।
हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट में, डोंट वरी। यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, मैं उनका ये भी आपको बताते जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको हटा के आर्म्ड रेबिलियन डाला गया। जब पहली बार इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 2021 की कोई कदर नहीं थी। मौलिक अधिकार सस्पेंड, मतलब सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड, लेकिन बाद में डाला गया हर चीज सस्पेंड करी जा सकती है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट को सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि जैसे पता नहीं रोड पे चलता हुआ बंदा हो, यार वो पंखा ऑन कर दोगे जरा, वो खरीद के ला दोगे, चिप्स का पैकेट ला दोगे मेरे लिए। भाई वो सड़क पे घूमता हो बेवड़ा नहीं है कि तुम उसको हुक्म दे रहे होगे तुम प्रधानमंत्री, लेकिन तुम फिर भी सेकंड थर्ड सिटीजन हो। फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन होता है हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड होता है प्रधानमंत्री। वो नहीं है, गूंगी गुड़िया नहीं है वो कि उसको तुमने बोल दिया इमरजेंसी लगा दो, उसने लगा भी दी। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंजेस करे गए। आप इसको सिर्फ बोल कर नहीं कि सर कल इमरजेंसी लगा देना सुबह जरा, वो ना किंतु परंतु कर पाए। पूरे कैबिनेट को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिटर्न में देना पड़ता है, और जब वो प्रेसिडेंट को देंगे और रिटर्न में देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। धज्जियां उड़ना मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे इस चीज की कि अपनी सत्ता को बचाने के, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश के जो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों की कुर्बानी दे सकते हैं, उनके अधिकारियों की कुर्बानी दे सकते हैं। राइटिंग में लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बताता हूं कैसे। रेड मूवी देखी है? अजय देवगन को फोन आता है इंदिरा गांधी जी का, तो वो क्या कहता है, राइटिंग में दे दो मैम एक बारी, रोक देता हूं रेड। तब वो कहती है रहने दो कोई बात नहीं, कंटिन्यू। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।